हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं 8वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो आपकी तीसरी बुक है, कक्षा 8 का 8वां अध्याय हाशियाकरण से निपटना। तो इसे आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि एनसीईआरटी बुक पर ही आधारित है। तो आप इसे आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हाशियाकरण से निपटना। पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूहों और असमानता भेदभाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। ये समूह भले ही कम ताकतवर हों, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया है। तो हास्यकरण, जैसा कि आप जानते ही हैं, आपने पिछला अगर चैप्टर पढ़ा हो, कि हास्यकरण है औरों से अलग थलग कर देना, यानी हाशिए पर धकेल देना। जो आपका एक पेज होता है, इसमें जो लाइन पड़ी होती है, कॉलम, उससे अगर आप बाईं तरफ जाएं तो वो हाशिए कहलाता है। वो मेन स्ट्रीम में जो आप लिखते हैं, मुख्य जो आप अपना विषय वस्तु लिखते हैं, वो मुख्य पेज पर लिखते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं वो आप हाशिए पर लिखते हैं। तो हाशियाकरण भी ऐसा ही है। समाज में कुछ लोगों को उनकी किसी भी जनजात जो उनकी प्रदत्त चीज़ें हैं, जैसे उनकी जाति, उनका धर्म या किसी और वजह से अगर उन्हें हाशिए पर धकेला जाता है तो उसे कहते हैं हाशियाकरण। तो इससे कैसे निपटना है ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें आगे लिखा है कि ये समूह भले ही कम ताकतवर हों, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया है, अपनी आवाज़ उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इनके साथ जुल्म होते रहे और ये चुपचाप सहते रहे। इन्होंने अपने लिए आवाज़ भी उठाई है। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार, शिक्षा, आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि हाशियाई लोगों ने, यानी हाशिया पर धकेले गए लोगों ने, जो दबे कुचले लोग हैं, उन्होंने किन साधनों से अपनी स्थिति में सुधार लाए हैं, तो वो ये हैं। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष भी किया है, और आत्म परिष्कार यानी खुद में भी वो सुधार लाए हैं। शिक्षा से भी उनकी स्थिति में सुधार हुआ है, और आर्थिक बेहतरी से भी उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। ठीक है, तो संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा, यह हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हाशियाई समुदाय रहते हैं। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी हैं, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें और अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा भी लिया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे संविधान में सभी को एक जैसे अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन व्यवहार में ऐसा कम देखने को मिलता है। और तो जब व्यवहार में उनके साथ किसी के भी साथ अगर उसके अधिकारों का अतिक्रमण होता है या उसके अधिकार उन्हें नहीं दिए जाते हैं, तो लोगों के पास, यानी जिन पर जुल्म किया जा रहा है, उनके पास संविधान की शरण लेने का एक रास्ता बचता है, और संविधान का सहारा इन्होंने लिया भी है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानूनों की शक्ल कैसे दी जाती है। यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास आज तक किए गए हैं। तो पेज नंबर 95 में है मौलिक अधिकारों का उपयोग। तो जैसा कि मैं इससे पहले आपको इस बात का जिक्र किया था, आर्टिकल 15 का, इसमें भी मौलिक अधिकार की बात की गई है। यहाँ देखते हैं, जैसा कि आप इस पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। तो जैसा कि मैं बता ही रही थी कि हमारे संविधान में सभी लोगों को एक समान अधिकार दिए गए हैं, और ये नहीं देखा गया है कि ये औरत है या आदमी है, अमीर है या गरीब है, इस जाति का है, उस जाति का है। ये भेदभाव संविधान ने नागरिकों के मध्य में नहीं किया है। तो जहाँ तक कि हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया गया है। पहले तो उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है, कि उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आपने तो हमें ये मौलिक अधिकार दिए, लेकिन हमारा ये मौलिक अधिकार हमें नहीं दिया जा रहा है समाज द्वारा। दूसरा क्या किया है उन्होंने, कि उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। तो पहले तो उन्होंने ये बताया कि देखिए हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है, यानी अटेंशन सीख किया है सरकार का।
और दूसरा उन्होंने ये प्रेशर डाला है कि आप हमारे साथ ये गलत हो रहा है, तो आप इसके लिए कानून बनाइए। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून सरकार को बनाने पड़े हैं। तो देखते हैं कि संविधान में ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिससे इनके अधिकारों की रक्षा होती है। तो संविधान के जो अनुच्छेद है वो 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का भी उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिर में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कुछ जो जातियाँ थीं, जिन्हें निम्न जातियाँ माना जाता था, उनके साथ बहुत ही निर्मम व्यवहार किया जाता था। लेकिन संविधान जब से लागू हुआ है, तब से सैद्धांतिक रूप से, यानी संविधान तो हम सबको ये आज़ादी देता है कि हम कहीं भी जाएँ, कहीं भी पढ़ें और जो सार्वजनिक जो सुविधाएँ हैं, उनका हम लाभ उठाएँ। और अगर ऐसे में कोई उच्च जाति का व्यक्ति किसी निम्न जाति पर को उन चीज़ों का सुविधाओं का लाभ उठाने से रोकता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि हमें ये संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है। आगे देखते हैं। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध भी है। तो अगर कोई भी किसी भी तरीके से किसी छुआ-छूत को प्रैक्टिस करता है या किसी से इस तरह से अलगाव रखता है कि ये फलाँ जाति का है या फलाँ धर्म का है, तो हमें इसको नहीं छूना है, या इस तरह का अगर कोई व्यवहार किसी से करेगा, तो उसे दंड दिया जा सकता है। तो संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15, जिसका मैं अभी आपको बता रही थी, जिसके बारे में कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, वो किस धर्म का है, किस नस्ल का है, किस जाति का है, किस लिंग का है, यानी आदमी है, औरत है या क्या है, या जन्म स्थान कि वो कहाँ जन्मा है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आप कक्षा 7 में समानता पर केंद्रित अध्याय में भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इन अनुच्छेदों के बारे में। तो समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। मौलिक अधिकार, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, ठीक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक ये हैं, भाग 3 में। तो उन्होंने बार-बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे, क्योंकि ये अधिकार तो हमें संविधान लागू होने से ही मिल गए थे, जो कि 26 जनवरी 1950 से इस अधिकार सबको बराबर मिल गए थे। लेकिन उसके बाद भी इनका उल्लंघन होता रहा है। तो ये दबे कुचला जो वर्ग है, जो हाशिया पर धकेला गया वर्ग है, जिसमें औरतें भी शामिल हैं, निम्न वर्ग के लोग शामिल हैं और कई तरह के अल्पसंख्यक आदिवासी हैं शामिल हैं। तो ये समय-समय पर इस बात पर अपना ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते रहते हैं कि इनके साथ अभी भी कितना ज़ुल्म किया जा रहा है। तो इसी तरह मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया। तो अल्पसंख्यक कौन है? भारत में बहुसंख्यक हम सभी जानते हैं, हिंदू लोग हैं, लगभग 80%। उसके बाद जो हैं अल्पसंख्यक, यानी जो कम संख्या में है। अल्प का मतलब होता है कम, संख्यक यानी उनकी संख्या कम है। जो है मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और इस तरह के अन्य कई समुदाय सिख। तो उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के आधार पर भी जोर दिया है। तो ये अधिकार भी हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो इस तरह से वो जो कई तरह के जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, उन सब की तरफ ध्यान आकृष्ट करके अपने ऊपर हो रहे जुल्मों की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हैं समय-समय पर। ठीक है? जहाँ तक सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय प्रदान करने का भी प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो, ना ही वह नष्ट हो। तो इसलिए इनकी संस्कृति को बचाने के लिए, इनकी धार्मिक अक्षुण्णता को बचाने के लिए भी सरकार ने प्रावधान किए हुए हैं हमारे संविधान में ही, और स्पेशली हमारे मौलिक अधिकारों में ही। तो हाशियाई तबकों के लिए क्या कानून बनाया है, ये देखते हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह की कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ भी बनाई गई हैं। बहुत सी नीतियाँ, योजनाएँ किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती हैं। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सकें कि जो भी उनके साथ शोषण हुआ है बीते समय में, उससे वो उबर सकें और मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में आ सकें। ठीक है? सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन किस तरह से दिया जाता है? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में सभी वर्गों, समुदायों को
बराबर की स्थिति उनकी हो और सबको एक समान से ट्रीट किया जाए। तो सामाजिक न्याय को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है कि संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले, जनजाति आप जानते हैं आदिवासी जिन्हें हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। कैसे? उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई है ताकि वे शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकें और मुख्य धारा में आ सके, ठीक है, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध न हो। कुछ ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित जो असमानताएं हैं वो खत्म हो सकें। ठीक है, तो इनके लिए ठोस कदम उठाती है। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून व नीति है। आरक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रक्षित कर लेना किसी एक खास समुदाय के लिए या उस पर्टिकुलर लोगों के लिए, उनके लिए उसे कहते हैं आरक्षण। मान लीजिए आपके पास किसी चीज़ के लिए 100 नौकरियाँ हैं, तो उन 100 नौकरियों में से आप 10 या 20 नौकरियाँ आप इन समूहों के लिए, जो दबे-कुचले जो हाशियाई तबके के लोग हैं, उनके लिए आप रिज़र्व कर सकते हैं, जिसमें बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं या बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, उसमें वो नहीं आ सकते। कि कम से कम इतना जो है भाग उन हाशियाई तबकों का भी हो, जिससे उनका और उनके समाज का, उनके परिवार का, उनके आने वाली पीढ़ी का भी भला हो सके। ठीक है? यह महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ बेहद विवादास्पद भी है, तो आरक्षण पर हम आप देखेंगे कि कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि कई जगह इस पर डिबेट होती है कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उनको कम परसेंटेज में ही नौकरी देकर या कम परसेंटेज में कॉलेज की सीट देकर, स्कूल की सीट देकर उन्हें हम अक्षम बना रहे हैं, तो एक विवाद का विषय बना रहता है। तो शिक्षा संस्थानों, सरकारी नौकरियों में दलितों, आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे की समझ ये है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ खास तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने या नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया हो, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है? देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों या दलितों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की अपनी-अपनी सूचियाँ होती हैं। तो हर राज्य में जो वहाँ रहने वाली जो जातियाँ हैं, उन्हें कैटेगराइज़ किया जाता है, कौन-सी पिछड़ी जाति है, कौन-सी अति पिछड़ी जाति है, इनमें। ठीक है? तो इस हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाता है, उनका अलग-अलग परसेंटेज होता है। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थान में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है, तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। कॉलेजों, खासतौर पर मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की गई है। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। इनमें से उन्हीं दलित आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हों। तो ऐसा नहीं है कि इसमें अगर मान लीजिए 100 में से 10 सीटें उनके लिए रिजर्व रखी हैं, तो उनका किसी भी नंबर पर होना ही होना है। उसमें एक सीमा रखी जाती है कि आपको 100 में से 70 या 60 मार्क्स तो आपके कम से कम होने ही चाहिए, तभी आपको ये सीट मिल पाएगी। क्योंकि ये प्रोफ़ेशनल चीज़ें हैं। आगे जाकर मेडिकल जो छात्र होते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं। तो यहाँ इस तरह की कोताही नहीं बरती जा सकती। तो इनमें से उन्हीं दलित आदिवासियों को दाखिला मिलता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है, न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हों। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है, ठीक है? स्कॉलरशिप कहते हैं जिसे, यानी विशेष सहायता भी देती है। नवीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में आप इन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में आगे और भी विस्तार से जानेंगे। तो योजनाओं की सूची है ये, और यह योजना किस बारे में है? आपकी राय से सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा मिलेगा? तो ये आपको भरना है। विद्यार्थियों के लिए वजीफ़ा यानी जो स्कॉलरशिप है उसकी व्यवस्था है, और ये किस बारे में है और इससे कैसे उनके हित को बढ़ावा मिलेगा, ये आपको यहाँ पर फ़िल करना है। विशेष थानों का गठन किया गया है इन लोगों, हाशियाई लोगों के लिए। इससे कैसे, ये योजना किस बारे में है और इससे कैसे उनके हितों को बढ़ावा मिलेगा, ये आपको देखना है। सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए विशेष योजनाएँ जो हैं, इससे उन्हें कैसे लाभ मिलेगा, ये भी आपको देखना है। और जो ये क्वेश्चन साइड में दिए रहते हैं, इन्हें भी आप देखते चलिए, क्योंकि पाठ को समझने के लिए ये भी महत्वपूर्ण होते हैं। और ये एक कविता है जिसे आप देख सकते हैं, और इसमें साइड में अर्थ भी दिए रहते हैं। दलित शब्द का मतलब होता है दबा कुचला। दलित समूह ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए चुना है। यानी दलित यानी जिसे दला गया है, दबाया या कुचला गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसे आपको देखना चाहिए, और अंत में भी यहाँ कुछ शब्द संकलन मिलता है जिसका जो है अध्ययन आपसे अपेक्षित है।
तो आज इस पार्ट में इतना ही। इसे हम आगे भी कवर करेंगे। थैंक यू।